हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज है 6 जुलाई और आज रविवार का दिन है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया था कि प्रत्येक रविवार को मैं हिंदी और मनोविज्ञान का वीकली टेस्ट लूँगा, यानी हफ्ते में मैं जितना भी आप लोगों को मनोविज्ञान और हिंदी में टॉपिक पढ़ाया रहूँगा उसका रविवार के दिन जो है मैं टेस्ट लूँगा। तो आज रविवार है जिसमें मैं आप सबको जो है हिंदी का जितना भी पूरे हफ्ता में टॉपिक बताया हूँ या हिंदी का जो भी पाठ है, कवि परिचय है, लेखक परिचय है, उससे जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनेंगे उसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिंदी के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन है, इसमें आप लोगों ने कितने प्रश्नों का जवाब दिया और कौन से प्रश्न आप लोगों को नए लगे या पहले से आप कौन से प्रश्नों को जानते हैं। ये सब चीज़ों का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज इस सेशन को शुरू करता हूँ। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। पहला नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। पहला नंबर ऑप्शन है सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा नंबर ऑप्शन है सगुण राम भक्ति शाखा, तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रेमाख्यानक काव्य और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़े थे। काव्य खंड का ये पहला पाठ के कवि हैं, जिसके मतलब पाठ का नाम है कड़बक। तो कड़बक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो उनके बारे में हम लोग जो पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा, उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें पूछा गया है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। जो चित्ररेखा एक रचना है, ये किसके द्वारा लिखा गया या किस कवि की रचना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चित्ररेखा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पहला नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है रघुवीर सहाय। तो अगर हम बात करेंगे चित्ररेखा की कि किसकी रचना है, तो हम लोगों ने पढ़ा था मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि चित्ररेखा हो गया, पद्मावत हो गया, कहरनामा हो गया, मसलानामा हो गया, अखरावट हो गया, ये सभी जो रचनाएं हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगर आगे चलेंगे हम लोग, तो इसमें बताया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन में, कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है। कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन होंगे, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। अभी हम लोग पहले और दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी इन सब चीज़ों को देखा कि कड़बक पाठ के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इनको शॉर्टकट में केवल जायसी के नाम से हम लोग जो है जानते हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे नाभादास, तो नाभादास इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, तो वो छप्पय है, ठीक। सूरदास जो है, तो सूरदास के द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, पद है। तुलसीदास की बात करेंगे तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, पद है। लेकिन जायसी जो थे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, यह क्या लिखे हैं, इनकी रचना कौन सी है, तो वो कड़बक है, ठीक ना। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग जब चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर, इसमें पूछा गया है कि प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। प्रेम का पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो प्रेम का पीर हम किसे कहेंगे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को ही कहेंगे। चौथा नंबर भी प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग जब कवि परिचय पढ़ रहे थे जायसी जी का, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने बताया था, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि प्रेम के पीर के कवि जायसी जी को या मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर, इसमें दे रहा है हमारा कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, जय प्रकाश नारायण को या दिनकर जी को। तो हिंदी का एडिशन जो है किन्हें कहा जाता है, तो हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे जब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर जो छठा वो कह रहा है कि यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं, तो यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है।
तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था जब बातचीत पाठ पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता था, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आगे जब हम लोग देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को, इसमें कहा गया कि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो किससे किए थे, तो वो दर्पण से किए थे। ठीक ना। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जायसी के गुरु का नाम क्या था। जायसी के गुरु का नाम क्या था। तो हम लोग जब मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें पिता का नाम, गुरु का नाम, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया था। तो अगर हम देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन को, तो इसमें बताया गया है कि शेख आलम, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु नहीं थे। दूसरा अगर ऑप्शन की बात करेंगे शेख ममरेज, ये भी उनके गुरु नहीं थे। तीसरा नंबर जो ऑप्शन दे रहा है शेख मसीह अशरफ जहांगीर, ये भी इनके गुरु नहीं थे। लेकिन अगर हम देखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन का, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी के दो गुरु थे, एक का नाम था शेख मोहिदी और दूसरे का नाम सैयद अशरफ जहांगीर था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के दो गुरु थे, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी अखरावट, ऑप्शन नंबर सी आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर डी मृगावती। तो अगर हम देखेंगे कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है, तो मृगावती जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी द्वारा जो रचित पद्मावत है उसकी भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अवधी भाषा, दूसरा नंबर ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा नंबर ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा नंबर ऑप्शन है मैथिली। तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, तो वो अवधी भाषा है। ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है, और पद्मावत से ही जो है हमारा पाठ कड़बक पाठ संकलित है, तो वो भी किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। मान लो अगर पूछ देगा जायसी जी के जो रचना कड़बक है या कड़बक शीर्षक पाठ है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो उसका भी हमको आंसर बताना है, वो अवधी ही होगा। ठीक ना। क्योंकि वो जो पाठ है हमारा वो कहाँ से संकलित है, पद्मावत से, और पद्मावत से संकलित है तो पद्मावत जाहिर सी बात है कि वो अवधी में लिखा है, तो हमारा पाठ भी क्या होगा, अवधी भाषा में ही लिखा हुआ होगा। तो इस चीज को आप लोग को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक। तो अभी तक हमने जो है टोटल 10 प्रश्नों को देखा। ठीक ना। आगे हम लोग चलेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, तो हम लोग पढ़े थे कि उनका निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है। जो कड़बक शीर्षक पाठ है इसमें कौन सी बात जो है वो पाई जाती है, हमसे पूछा जा रहा है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है प्रेम की महिमा, दूसरा नंबर ऑप्शन है ईश्वर की महिमा, तीसरा नंबर ऑप्शन है मनुष्य की महिमा, और चौथा नंबर ऑप्शन है दानों की महिमा। तो कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है, तो उसमें हमारा जो प्रेम की महिमा, जो प्रेम की महिमा है उसकी बात जो है हमारे कड़बक पाठ में पाई जाती है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि मुहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। यानी मुहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो जब हम लोग इस पाठ का अर्थ पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने बताया था कि जोड़ी मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। जोड़ी मतलब जोड़ना। मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यानी मलिक मोहम्मद जायसी थे, राजा रतन सेन और पद्मावती की कथा को के एक एक शब्दों को वो जोड़ करके सुना रहे थे। तो जोड़ करके सुना रहे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो जोड़ जोड़ करके लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद आगे जब चलेंगे 14 नंबर प्रश्न की ओर,
तो इसमें कहा गया कि अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था। अलाउद्दीन जिसका परिचय हम लोग पढ़े थे दूसरे कड़बक में, तो अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था, तो वो दिल्ली का सुल्तान था, ठीक ना। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे 15वें नंबर प्रश्न पे, तो इसमें कहा गया कि रतन सेन कहाँ का राजा था। रतन सेन कहाँ का राजा था, तो वो कहाँ के राजा थे, तो चित्तौड़ के राजा थे। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि राजा जो रतन सेन थे या नरेश रतन सेन थे वो चित्तौड़ के राजा थे, और रानी जो पद्मावती थी वो कहाँ की रानी थी, तो सिंघल द्वीप की रानी थी, ठीक। इसके बाद 16वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जायसी ने कविता क्यों लिखी। जो जायसी थे वो कविता क्यों लिखे थे, तो कविता क्यों लिखे थे, तो पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है पद पाने के लिए, दूसरा धन कमाने के लिए, तीसरा जगत में पहचान के लिए, और चौथा राजा को खुश करने के लिए। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो कविता क्यों लिखे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो रचनाएं इसलिए करते थे ताकि वो इस संसार में मतलब नहीं रहें, ठीक। वो इस संसार में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं कर्म के भांति जो है या पहचान की भांति जो इस धरती पर विद्यमान रहेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि रचनाएं किया और अपने जगत में पहचान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो कविताएं या रचनाएं क्यों किए, तो जगत में पहचान के लिए, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 17वें नंबर प्रश्न पे। इसमें कहा गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अगर संयोगिता स्वयंवर देता, संयोगिता स्वयंवर कह दे कि संयोगिता, कह देगा कि बताइए कि जो संयोगिता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है, अगर ये पूछ दिया जाए तो याद रखना है कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है। लेकिन अगर पूछ दे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो दमयंती स्वयंवर जो है ये हमारे बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 18वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होगा अवाक होकर स्वयं से या अपने आप से बातचीत करना। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 19वें नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, जिसमें बताया गया कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है, ठीक ना। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 20वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर, जो संयोगिता स्वयंवर है ये रचना है, यानी संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है। तो अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया, जब दमयंती स्वयंवर जो रचना था उसके बारे में बता रहे थे, तो इसी में मैंने जिक्र किया कि संयोगिता स्वयंवर पूछेगा तो किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 21वें नंबर प्रश्न पे। इसमें बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो जो है किसके मुख से आवाज सुने थे, तो फ्राइडे नामक एक व्यक्ति थे उनके मुंह से जो इन्होंने आवाज सुना था। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे 22वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बातचीत की शैली, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है भाषण की शैली, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है संवाद की शैली, और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बातचीत की शैली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 23वें नंबर प्रश्न पे। इसमें कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया या कब प्रारंभ किया, तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है हमारा 1877 है, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1888, तीसरा नंबर ऑप्शन है 1890 और चौथा नंबर ऑप्शन है 1894। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया,
तो 1877 ईस्वी में उन्होंने मासिक पत्रिका जो है निकालना शुरू किया था। ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे 24वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। महिला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। कौन सी रचना ऐसी है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो महिला आंचल तो होगा नहीं, गोदान होगा नहीं, अंतराल होगा नहीं, 100 अजान एक सुजान जो है ये हमारे जो है किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 25वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें हमारा कहा जा रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नांदी पाठ बोलते हैं। ठीक ना। तो 25 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है भारत, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है यूरोप, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है अफ्रीका, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है कनाडा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो वो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो 26 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 27वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। अब यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन है हमारा रेल का विकट खेल, दूसरा नंबर ऑप्शन है विपथगा, तीसरा नंबर ऑप्शन है रसातल यात्रा और चौथा नंबर ऑप्शन है गुप्तवैरी। तो अगर हम बात करेंगे बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी नहीं है, तो हम लोग जब पढ़े थे लेखक परिचय को, तो उसमें पढ़े थे हम लोग रेल का विकट खेल हो गया जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, रसातल यात्रा ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, गुप्तवैरी ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन हम लोग विपथगा जो लिखा हुआ है ये रचना का नाम हम लोग नहीं सुने थे। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो वो विपथगा हो जाएगा। विपथगा मतलब गा। इसके बाद आगे चलेंगे 28वें नंबर प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। एडिसन और स्टील से, प्रेमचंद से, शिवपूजन सहाय से या रामवृक्ष बैनीपुरी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। तो किससे किए थे, तो वो हमारा एडिसन और स्टील जो थे उनसे जो है बाल कृष्ण भट्ट की तुलना उन्होंने किया था। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो किसके न होने से होती है, तो वो वाक शक्ति के न होने से जो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 31वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि बातचीत करने का हुनर किसके पास है। जो बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का हुनर किनके पास होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन दे रहा है पहला नंबर अमेरिका के पास, जापान के पास, भारत के पास या यूरोप के लोगों के पास। तो बातचीत करने का हुनर जो है किनके पास है, तो किनके पास देखा गया है, तो वो यूरोप के लोगों के पास देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है हमारा कि पद्मावती किसका लिखा हुआ है। पद्मावती हमने आप लोगों को बताया था कि अगर पद्मावत देगा पद्मावत, और उसके बाद अगर पद्मावत के जगह पे दे देगा पद्मावती, तो दोनों का हम बताए थे कि अगर पद्मावत या पद्मावती दे तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। अगर पद्मावत दे तो वो किसकी रचना है, तो पद्मावत हमारा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। लेकिन अगर पद्मावती दे दे
तो पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ वही प्रश्न दिया है कि पद्मावती किसका लिखा हुआ है, तो हम आंख बंद करके टिक करेंगे किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि पद्मावत या पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी का हो गया, नहीं। पद्मावती देगा तो बालकृष्ण भट्ट की रचना, पद्मावत देगा तो किसकी रचना, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 33वें नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें दे रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न आ गया कि कौन सी रचना बताइए कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ये तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा कहा 100 अजान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ये भी होगा नहीं ऑप्शन। तीसरा जो रचना है वो कह रहा है सद्भाव का अभाव, तो ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये भी नहीं होगा। लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, तो इसलिए हमारा 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 34 नंबर प्रश्न का, या 34 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया था। बालकृष्ण भट्ट जो थे, हम लोग इनके शिक्षा के बारे में पढ़े थे, तो शिक्षा में क्या बताया गया था कि इनकी माता जो है बचपन में जब ये छोटे थे तो माता जी जो पार्वती देवी थी, इनको पढ़ने के लिए लालसा इनके मन में या रुचि को जगाई थी, ठीक। तो इन्होंने किस विषय में अध्ययन किया था, तो संस्कृत विषय में जो है अध्यापन उन्होंने किया था, या संस्कृत भाषा में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो संस्कृत भाषा से प्रारंभ में जो है अपना अध्ययन किए थे। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे, यानी प्रश्न में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट बताइए स्वभाव से कैसे थे, उग्र, चंचल, शांत या सरल। तो बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे, तो वो उग्र स्वभाव के थे। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्पीच का उद्देश्य क्या है। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग देखते हैं किसी का स्पीच सुनते हैं, ठीक ठीक, किसी का स्पीच देखते हैं, कोई भाषण दे रहा है तो देखते हैं, तो या सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि अगर कोई स्पीच दे रहा है तो वो क्यों, किस उद्देश्य से स्पीच दे रहा है। तो उसके लिए प्रश्न का ऑप्शन दे रहा है कि मन में जोश और उत्साह पैदा करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, नाज रखना दिखाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर स्पीच का उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो स्पीच का उद्देश्य होता है मन को, या मन में जो है जो भी जोश और उत्साह होता है लोगों में पैदा करने के लिए स्पीच दिया जाता है। तो इसलिए 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगर हम 37 नंबर प्रश्न का, तो इसमें दे रहा है कि मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है बोलने से, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है पत्र व्यवहार से, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है पढ़ने से, या चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है लिखने से। तो गुण जो है मनुष्य का और दोष मनुष्य का वो कैसे पता चलता है, तो बोलने से पता चलता है, ठीक ना। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 38 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 38 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात जो है वो खुल जाती है। तो बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है, तो 6 कानों में। जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति हो गए, तो एक व्यक्ति का 2 कान हो गया, ठीक। एक मान लो कि एक और व्यक्ति हो गया, इसका 2 कान, तो 2 और 2 कान मिलाकर कितना कान हो गया, 4। और तीसरा व्यक्ति जो आ जाता है, तो तीसरा व्यक्ति का भी 2 कान, 2 कान, अगर इनको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, टोटल 6 कान हो गया। तो 6 कानों में पड़ी हुई बातें जो है वो क्या होती है, खुल जाती है। 2 लोग बात कर रहे तो 2 लोग का पर्सनली बातचीत है, अपना मैटर है, वो लोग सुलझा रहे हैं, लेकिन तीसरा आकर के इनकी बातों को जान जाता है, सुन जाता है, तो ये क्या करता है, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सबको फैलाने लगता है। तो वही कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी हुई बातें जो है वो खुल जाती है। तो ये 28 नंबर ऑप्शन जो प्रश्न है उसका सही आंसर 28 कह रहे हैं। 38 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी 6 कानों में, ठीक। आगे चलेंगे 39 नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है हमारा कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न 40वां नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत से या बातचीत में उमड़ा चला जाता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चियों या बच्चों की बातचीत में, दो मूल की बातचीत में। किसकी बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ पड़ता है? तो वो कौन होती है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये टोटल था हमारा 40 प्रश्न और हमने जो है आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट जो अभी तक हम लोग एक वीक में जितने भी हिंदी में हम लोग पाठ को पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को मतलब कि सही सही हल किया, जवाब दिया और कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ, ठीक ना। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो कड़वक पाठ है उसका केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि हमने जो है कड़वक पाठ को ख़त्म कर दिया था, उसका कवि परिचय अर्थ को हमने पढ़ लिया था और आगे जो हम लोग उसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक। बाकी आप लोग तब तक जो है जितने भी अभी तक हमने क्लासेज ले चुके हैं यूट्यूब पर उसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक। और जो भी आप लोगों को टॉपिक नहीं बुझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन सभी पर जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट जो आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।